स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, यूपी बजट सत्र का दूसरा दिन आज। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से, यूपी बजट सत्र का दूसरा दिन आज। कुछ ही देर में शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज आधा दिन ही चलेगी सदन की कार्यवाही। शोक प्रस्ताव के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, यूपी बजट सत्र का दूसरा दिन। कुछ ही देर में शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज आधा दिन ही चलेगी कार्यवाही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यूपी बजट सत्र का दूसरा दिन आज। कुछ ही देर में शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज आधा दिन ही चलेगी सदन की कार्यवाही। शोक प्रस्ताव के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यूपी बजट सत्र का दूसरा दिन आज। और हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से निकेत तिवारी और मध्य प्रदेश स्टेट हेड अवधेश चंद्रवंशी जुड़े। अवधेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, उससे पहले अनिकेत से बात करते हैं। अनिकेत, आज दूसरा दिन है बजट सत्र का और कहीं ना कहीं महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं जहां पेट्रोल की वजह, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जो तमाम दिक्कतें आम जनमानस को हो रही, क्या उसमें कुछ ढिलाई देखने को मिलेगी इस बजट में यूपी के लोगों को? विशाल, यकीनन तौर पर जिस तरह से कोरोना जैसे वैश्विक महाकाल से न केवल देश बल्कि प्रदेश और राजधानी भी प्रभावित हुई, और अब जिस तरह से अनलॉक हुआ है और लगातार जो व्यापार है उसको कहीं ना कहीं गति मिल रही है, तो आज अब जिस तरह से जो बजट आप पेश होने वाला है और ये प्रयास किए जा रहे हैं, और लगातार योगी सरकार भी ये उम्मीद जता रही है, लगातार आश्वासन दे रही है प्रदेश की जनता को कि अब की बार जो बजट जो पेश होने वाला है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में होगा, जनता को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया जाएगा। हालांकि बात करी जाए अगर विशाल महंगाई की, तो लगातार पेट्रोल डीजलों के बढ़ते दामों से कहीं ना कहीं अन्य चीजों में भी, खाद्य पदार्थों में भी भारी मूल्य वृद्धि देखने को मिली है। लगातार वृद्धि हो रही है, फिर वो चाहे पेट्रोल डीजलों के दामों की बात कर ली जाए, या फिर सब्जी की बात कर ली जाए, या फिर मसालों की, या फिर तेल की बात कर ली जाए, विशाल लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार जो प्रदेश जनता है वो उम्मीद से इस बार के बजट को देख रही है कि महंगाई पर जरूर कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा, इस महंगाई को कम किया जाए। हालांकि जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, उन्होंने पूरा खाता पूरा तैयार कर लिया है, और अब की बार का जो बजट है वो पेपरलेस होगा, और ये पहली बार ये प्रक्रिया केंद्र की तर्ज पर इस बार प्रदेश सरकार भी पेपरलेस प्रक्रिया अपनाने जा रही है। हालांकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से बढ़ती महंगाई है उस पर रोक लगाई जाए, ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। देखिए, प्रदेश की जनता को राहत मिलनी भी चाहिए। हम अवधेश चंद्रवंशी जी आपके पास आएंगे। अवधेश जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने एक्साइज और वैट को कम कर दिया है, वहां पर लगभग 5 से 6 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, 2 से 3 रुपए डीजल सस्ता हो गया है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार से भी अब ये आशा लगाई जाए कि जैसे पड़ोसी राज्य ने हमारे ये वैट और एक्साइज ड्यूटी कम करी है, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल सस्ता हुआ है, थोड़ा रिलीफ मिला है आम लोगों को। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको इतना नहीं परेशान होने की जरूरत पड़ रही छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ सोच विचार चल रहा है, या क्या इस विचार पर आगे बढ़ सकती है सरकार? 22 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है विपक्ष कड़े से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि आज ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया और सारी चीजों को रेट दिखाए कि अनूपपुर में 100 रुपए का पेट्रोल हो चुका है और इस बार महंगाई की मार है। ये है, हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने इस पर तंज कसते हुए कह दिया कि उनके पास केवल ट्वीट करने का काम है, हमारे पास और बहुत सारे काम है, तो हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को दरकिनार कर दिया। लेकिन जिस तरीके से 20 फरवरी को अब कांग्रेस जो है प्रदेश व्यापी बंद का आंदोलन किया है और पूरे प्रदेश में महंगाई के मुद्दे को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है और इस मुद्दे को उठा रही है, तो यह तय माना जा रहा है कि 22 फरवरी से जिस तरीके से बजट सत्र आने वाला है, तो उसमें भी कांग्रेस यहाँ पर मुखर होकर के रहेगी और उस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। जिसके बाद जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का भी एक उदाहरण लिया जाएगा, क्योंकि हमारा जस्ट पड़ोसी राज्य है, तो उसका भी उदाहरण लेकर के कांग्रेस उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि आप भी इस तरीके से सेस और वैट को कम करिए,
तो हो सकता है कि इस तरीके के शुभ दिन हमें देखने को मिले। वैसे भी हमारा राज्य गान है कि सुख का दाता दुख का साथी, और शुभ का ये संदेश है, हमारा मध्य प्रदेश है। अभी हालांकि मैं पेट्रोल डलवा रहा था तो हमारे एक साथी यही गाना गा रहे थे और वो कह रहे थे कि इस तरीके का ये राज्य गान तो है, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वसूलने वाला राज्य है। तो अब ये जिस तरीके से अब बजट सत्र आ रहा है, इस पर कांग्रेस अगर दबाव बनाती है और लोगों पर भी भारी संकट उमड़ पड़ा है, तो इसको देखते हुए, क्योंकि हम अभी जैसे पहले ही चर्चा कर रहे थे कि आसपास के जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य है हमारे उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर अगर 50 किलोमीटर की दूरी पर भी उत्तर प्रदेश का कोई राज्य लगता है तो वहां पर फिर लोग जाकर के पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं। क्यों? क्योंकि 8 से 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलता है। तो अब कितना अधिक यहाँ पर भार है, कितना अधिक वैट है, कितना अधिक सेस है, आप ये खुद समझ सकते हैं कि प्रति लीटर 8 से 10 रुपए का अगर अंतर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आ रहा है। जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात की जाए तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात आपने बताई कि 8 से 10 रुपए का फर्क आता है छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के बीच। तो मतलब जिसके पास मध्य प्रदेश में जिसने गाड़ी ली है वो पेट्रोल डलवाने के लिए छत्तीसगढ़ जाए, 10 रुपए का फायदा देखे अपने पड़ोसी राज्य में। ये अमूमन बॉर्डर के लोग करते आए हैं, ये आज से नहीं है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे है। बात की जाए यूपी और दिल्ली के बॉर्डरों पर ये होता है, हाईवेज पे लगे होते हैं कि उस रात से 2 रुपए सस्ता डीजल या पेट्रोल। लेकिन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाए, कोई भोपाल से अगर रायपुर जाके पेट्रोल डलाएगा तो उसके लिए कितना अजीब लगेगा ये कहने में कि आप रायपुर जाकर तेल डलाएं, या मैं निकेत से कहूं कि आप यहाँ नहीं, आप छत्तीसगढ़ में जाकर पेट्रोल डला लीजिए, वहां आपको 4 रुपए सस्ता मिलेगा। तो निकेत भी कहेंगे क्या मजाक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को रिलीफ देना चाहिए। कोरोना काल से पैसा नहीं है किसी के पास, मिडिल क्लास आदमी पूरी तरह से टूट चुका है और बजट सत्र में इस बार सबको ज्यादा उम्मीदें हैं। और हमारे साथ संवाददाता बिहार से जुड़े हुए हैं, पटना से सचिन, आज बिहार में भी बजट पेश हो रहा है। कहीं ना कहीं वहां पर जो नीतीश कुमार ने सरकार बनाते टाइम वादे किए थे रोजगार के, महंगाई कम करने के, और जो शिक्षकों को नौकरी देनी थी, जो जिनकी नौकरी पेंडिंग थी उनको नौकरी देने की बात कही गई थी। आज कई बड़े मुद्दों के साथ नीतीश कुमार अपना बजट पेश करेंगे और उसके साथ विपक्ष उनको घेरने की तैयारी भी कर रहा है। सचिन, देखिए विशाल जी, एक बात बता दें कि कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव कल रात पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और संवाददाताओं से बात करते उन्होंने कहा है कि हम सरकार को घेरने की तैयारी करेंगे। और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 100 रुपए लगभग लीटर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं लोगों पर मार उसकी पड़ती है। और वहीं आप गैस सिलेंडर का देख लें और तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें आप यहाँ के स्थानीय मुद्दे जैसे रुपेश हत्याकांड हो और तमाम और जो आंदोलन जो चल रहा है किसान का, उससे भी लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष घेरने की तैयारी कर चुकी है। और विपक्ष का कहना है कि हम किसी भी मुद्दे पे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक घोटाला सामने आया जमुई को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाएगी सरकार। और तेजस्वी यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम किसी भी तरीके से सरकार को हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें हर एक मुद्दे पर विचार रखनी है। और बजट जैसे ही आप एक समझ जान लीजिए, आज बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वो एक विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे कि उसमें क्या क्या इस साल के खर्च होगा, क्या किया जाएगा, ये बताया जाएगा। लेकिन वही कहीं ना कहीं जो विपक्ष अपनी बातों को रखना चाहती है, कहना चाहती है कि हम कहीं ना कहीं सरकार जो है एक तरीके से निकम्मी हो चुकी है, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आप एक तरीके से सही ढंग से चला हो, क्योंकि सरकार अपने हर एक मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है। जैसे कि तेजस्वी हो चाहे सीपीआई हो और जो भी विपक्षी पार्टियां हो कहीं ना कहीं। और वही कल एक देखने को मिला कि लोजपा से भी कुछ सांसद से टूट के जदयू में आए, तो लेकिन उसी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं उनका वो कहते हैं कि जदयू खाली दूसरे की पार्टी से लोगों को लाने का काम करती है, उसका कोई जनाधार नहीं रह गया है अब सरकार में भी। और कहीं ना कहीं खाली बस अब कुर्सी बचाने के चक्कर में नीतीश कुमार रह रहे हैं। विशाल, बिल्कुल सचिन, कुर्सी बचाने का ही खेल है बिहार पे, क्योंकि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कहा था कि आप तैयारी में रहिए, सरकार हमारी बनेगी, लेकिन वो जो दावा था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, वो नहीं कर पाए। निकेत, आपके पास आऊंगा, विपक्ष का क्या रोल रहेगा आज? पिछली बार तो वॉकआउट कर गए थे, पूरा अभिभाषण भी नहीं सुना था माननीय राज्यपाल महोदय का, लेकिन आज का क्या रोल रहेगा उनका? सपा अपनी रणनीति तय कर रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं जो कहते हैं टूट चुका है। विपक्ष के पास कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो बोल सके, जो अभिभाषण में जवाब दे,
जब चर्चा हो तो उस पर जवाब दे सके, वो चाहे राम गोविंद चौधरी हो और वो चाहे लालजी वर्मा हो या कोई भी ऐसा नेता हो विपक्ष का, वो कहीं खुल के सामने आ ही नहीं रहा। वो तो तख्ती उठा के योगी जी का विरोध है चल दिए, लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी का विरोध आप करेंगे, सदन में रहिए, अपनी बात रखिए, ये सदन से उठ के चले जाना और बाहर गन्ना लेके चलना, ये नहीं चल पाएगा। जी देखिए, यकीनन तौर पर विशाल, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो आज विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर जरूर दिखता है। और इसका कारण ये है कि कल जिस तरह से सदन की पहली कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद में चाहे सपा हो या फिर बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार ये मुद्दे सामने आए कि चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या कानून व्यवस्था हो या योजनाओं को धरातल को उतारना हो, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार कल विपक्ष हंगामा करता रहा, लगातार विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आती रही। लेकिन एक जो प्रबल विपक्ष होता है, उसकी दावेदारी अभी तक देखने को नहीं मिली, और यही कारण है कि आज स्थितियां बदल रही है प्रदेश में। लेकिन आज जैसे सदन की दूसरी कार्रवाई, आज दूसरा दिन है कार्रवाई का, और आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि आधा दिन ही आज ये सत्र चलने वाला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष तैयारियां जरूर कर रहा है, लगातार सरकार को घेरने का प्रयास जरूर है विपक्ष का। वही जिस तरह से केंद्र की तर्ज पर जो पेपरलेस प्रक्रिया पर सत्र में अपनाई जा रही है, उसको लेकर भी विपक्ष अपना जो विरोध का स्वर है वो भी मुखर कर रहा है। लगातार राम गोविंद चौधरी ने ये बात कही कि पेपरलेस प्रक्रिया अपनाने का कारण सिर्फ इतना है कि योगी सरकार को अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना है, जो काम नहीं कर पाए उसको छुपाने का प्रयास है पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम अपनाने का। तो लगातार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष की तरफ से लगते जरूर है योगी सरकार पर। लेकिन अगर बात की जाए मूल्य चीजों का विरोध करने का, मूल बातों को सामने आकर बोलने का, तो उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं देखने को नहीं मिलता। फिर वो चाहे बसपा की बात कर ली जाए, फिर सपा की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। बिल्कुल, किसी भी पार्टी की बात की जाए। मध्य प्रदेश से हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए अवधेश आपके पास आऊंगा। अवधेश, जिस तरह से यूपी की बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर वर्चस्व में अपना कायम कर रही कि मैं वर्चस्व में आ रही हूं, प्रदेश अध्यक्ष और जो उनके सीएलपी लीडर है तमाम बातें करते हैं, वो जा रहे हैं पब्लिक से मिले, लेकिन विधानसभा में कमजोर है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विपक्ष में कांग्रेस है, इनका क्या, जब 22 फरवरी को बजट आएगा, इनका क्या रोल रहेगा? अभी जैसे शिवराज वाला तंज आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस हिसाब से तंज कसा है कि ये सिर्फ इनके पास एक ही काम है, घर बैठ के ट्वीट कर देना, क्या ये ट्वीट से ही आम जनता को राहत दिलाने की एक पहल कर रहे हैं कमलनाथ? देखिए, कल इसी को लेकर के कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। हालांकि उस बैठक में ये रणनीति बनानी थी कि 20 फरवरी को जिस तरीके से प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है, तो उसमें किस कांग्रेस कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन इस मीटिंग में ही आपस में ही वो मार कर बैठे थे, जिसको देख करके अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में जिस तरीके से आपसी मनमुटाव है, वह विरोध भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। हालांकि जब विरोध की बात आती है तो कोई भी एक समूह जो है वो एकत्रित हो जाता है, लेकिन कांग्रेस अब विरोध भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। तो जिस तरीके से कल मारपीट हुई, उसके बाद यह तस्वीर निकल करके पूरे प्रदेश में सामने आई। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि 20 फरवरी को किस तरीके से आम जनता वो मुद्दा उठा पाती है। उसने दोपहर 2 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की है। अब उसमें आम जन कितना हिस्सा ले रहा है, कांग्रेस किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है, अपने साथ मिला पा रही है, यह सब देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि प्रदेश की सरकार पर कितना दबाव बनता है और वह लोगों के हित में कितना कदम उठा पाती है। हालांकि कांग्रेस इस बार जो है डिजिटल मीडिया से अलग उतर करके जमीन पर भी काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं, उनमें कितनी एकजुटता रहती है, उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वह लोगों के लिए कितने अच्छे काम कर पाएगी। जी विशाल। अनिकेत, आपने अवधेश जी को सुना, ये बता रहे हैं कि जिस तरह से एक बैठक की गई थी 20 फरवरी को रणनीति बनाने के लिए, जहां पूर्व मेयर के कुछ लोग थे, उनके समर्थक थे, वो आपस में ही लड़ गए बैठक में। ये हाल यूपी का भी है। यूपी में भी कांग्रेस में खींचातान कम नहीं है। 11 से 12 पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और यही एक वजह है कि कांग्रेस कहीं फाइट ही नहीं करती है, उसको सपा का रुख करना पड़ता है, वो बसपा का सहारा लेती है विधानसभा में। अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे चुने हुए लोग हमारी बात नहीं करेंगे, यहां से लखनऊ जाकर तख्तियां दिखा के वापस आ जाएंगे, तो हमारी बात रखने के लिए कौन होगा? सरकार तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी? अनिकेत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी विशाल, मैं सुन पा रहा हूं आपको।
देखो अनिकेत, मैं ये कह रहा था, जो हम लोग जनप्रतिनिधि चुन के देते हैं, वो चुन के जब विधानसभा जाते हैं और उसके बाद जब इतना मजबूत, अगर बात की जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट सत्र होता है बजट का, जहां पर प्रदेश के विकास की पूरी एक बागडोर होती है, वित्त मंत्री पेश करते हैं बजट को। लेकिन अगर बात की जाए हमारे जनप्रतिनिधि, बजट से हमें क्या अपेक्षा, ये हमसे तो जान लेते हैं, लेकिन जब बात आती है विधानसभा में बात करने की, वित्त मंत्री के सामने सवाल जवाब करने की, तो वो लोग तख्ती दिखा के बाहर हट जाते हैं। वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। अनिकेत जी विशाल, देखिए यकीनन तौर पर आज अगर विपक्ष की भूमिका को अगर देखा जाए प्रदेश में, तो विपक्ष की भूमिका आज मानो खत्म सी हो गई है। विरोध करना ठीक बात है, अगर कोई योजनाएं हैं, कुछ बातें हैं जिनका विरोध है विपक्ष का, तो ये बात जरूर है कि विपक्ष का काम है विरोध करने का, विरोध जरूर होना चाहिए। लेकिन विरोध का उद्देश्य क्या है, विरोध किस स्तर पर होना चाहिए और विरोध किसके सामने होना चाहिए, शायद आज विपक्ष ये भूल चुका है। और यही कारण है कि तख्तियां उठाकर सत्र से बाहर आ जाते हैं, पटल से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, मीडिया के सामने आकर लगातार विरोध करते हैं। वो विरोध आपको सत्र के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मौजूदा सरकार के सामने सवाल खड़े करने चाहिए, मौजूदा सरकार से सवाल पूछने चाहिए। वो सवाल वहां न पूछकर आप सत्र के बाहर आकर मीडिया से मुखातिब होते हैं, तख्तियां दिखाते हैं। तो आखिर अगर विपक्ष इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरीके का क्रियाकलाप अगर अपनाएगा, तो आखिर जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं, जनता की जो बातें हैं, जो जनता से जुड़े हुए, जो जनता का सरोकार, जो जनता के प्रतिनिधि है, जिनके ऊपर दायित्व है जनता के चीजों को सुनने का, उनको पटल तक ले जाने का, तो आखिर वो चीजें वहां तक कैसे पहुंचेगी? ये एक बड़ा विशाल लगातार सवाल जरूर खड़ा होता रहा है। और आज विपक्ष की भूमिका को अगर देखें, तो विपक्ष की भूमिका आज मानो शून्य रह गई है विशाल। बिल्कुल, अब विपक्ष की बात ही मत करिए उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल नकारा विपक्ष अगर कहें तो गलत नहीं होगा। राजीव, मैं आपके पास आऊंगा, पटना से जुड़े हुए हमारे साथ। लेकिन अगर बिहार के विपक्ष की बात की जाए, तेजस्वी यादव ने जो विपक्ष को लीड किया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल वो सीएम भले ना बने हो, विपक्ष में जरूर बैठे हो, लेकिन लीड जैसे वो कर रहे हैं अपने विधायकों को, अपने विपक्ष को, बिल्कुल लग रहा है कि वो एक सीएम की तरह पूरी टीम को लीड किए हुए हैं। जिस तरह से उनके एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार को घेरना हो, उनके किए हुए वायदे उनको याद दिलाने हो, ऐसे तमाम बातें। अभी कुछ दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी एक रणनीति बनाई है। उनके पास रणनीति है कि हम बजट सत्र में सरकार को कैसे घेरेंगे। लेकिन बात अगर यूपी की जाए तो यहाँ का मामला ही अलग है। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज जब बजट सत्र शुरू होगा, कल पप्पू यादव ने समर्थन विरोध किया था इनका कि ये बजट में कोई वादा पूरा नहीं करेंगे, इनका मनचाहा बजट होगा, ये उद्योगपतियों का बजट बना के ये भी भेज देंगे। ऐसे क्या कुछ विरोध आभास पहले से भी किए गए हैं विरोध, और कुछ विरोध अभी सदन के अंदर होने वाले हैं? राजीव, बता दें कि पप्पू यादव हर एक मुद्दे पर अपना विरोध करते हैं। वो कल ही चक्का जाम को लेकर वो सचिवालय हॉल पर पहुंचते हैं और चक्का जाम करते हैं। उनका कहना है कि कहीं ना सरकार जो है एक तरीके से पूरी निकम्मी हो चुकी है, ना लॉ एंड ऑर्डर बचा है, ना किसान के मुद्दे को लेकर बचा है, ना आपको कोई गैस सिलेंडर जिस तरीके से दाम बेतरतीब बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष घेरने की कोशिश कर रही है। और विपक्ष भी आज तैयारी करके विधानमंडल में गई है कि कोई साइकिल पे गया है, कोई विरोध करने के लिए बहुत सारे कटआउट लेके गए हैं। अंदर बहुत आज हंगामेदार होने के आसार हैं। एक तरीके से जब राज्यपाल अभिभाषण दे लेंगे, उसके बाद जब चलेगी विधानमंडल जो चलेगी, दोनों सदनें चलेंगी, कहीं ना कहीं तैयारी विपक्ष की पूरी है विशाल की एक तरीके से पूरे तरीके से सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरना है। उनको रुपेश हत्याकांड को लेकर जो जांच की गई वो कहीं ना कहीं उसमें भी संदेह है। उस तरीके से जो रिपोर्ट आई है, जैसे ऋतुराज के जैसे पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं बड़े जो लोग हैं उस विपक्ष के हैं, ये बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनमें बड़े लोगों को बचाया गया है। राजीव, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं कि सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है यूपी के सदन में। अगर बात की जाए तो बजट सत्र शुरुआत होते ही लगातार हंगामादार पिटकल की बात करें तो अभिभाषण को बीच में ही छोड़ के वॉकआउट कर गए थे बसपा, सपा और कांग्रेस के विधायक। और आज फिर से सपा अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर हंगामेदार कहें तो गलत नहीं होगा, यूपी विधानसभा सत्र हंगामेदार दूसरे दिन हुआ है हंगामा। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अनिकेत, सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। जी देखिए विशाल, आधे घंटे की कार्रवाई स्थगित की गई है। और बात की जाए अगर विपक्ष की, तो आज पूरे आसार दिख रहे हैं
पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आहूत की है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का विरोध देखने को जरूर आज मिल सकता है। फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर विशाल बात की जाए, विपक्ष के विरोध को देखते हुए तो सुरक्षा व्यवस्था को पूरा पुख्ता कर दिया गया है, ताकि जो विपक्ष है वो किसी प्रकार का विरोध दर्ज न कर पाए, विधानसभा के सामने किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो। इसके लिए एसएसएफ को भी तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सिविल पुलिस भी, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनको भी तैनात कर दिया गया है, ताकि तो कल देखने को मिला था कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे जो एमएलसी थे वो ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टरों में गन्ना लेकर आ गए थे और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके के असर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन पुलिस से मुस्तैद है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है विधानसभा की तरफ, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी विधानसभा तक न आ पाए और सत्र की जो कार्रवाई है उसे चालू रखा जाए। फिलहाल अभी आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया है। विशाल, बिल्कुल, सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। अगर बात की जाए, अवधेश आपके पास आऊंगा, यूपी और बिहार का हाल आपने देख लिया। अब मध्य प्रदेश की जनता को क्या क्या आस है इस बजट से? उनको किस चीज, क्या क्या चीजें होंगी कि जो बजट में बड़ी खास बनाएंगी मध्य प्रदेश के बजट को? अवधेश, देखिए, मध्य प्रदेश में एहतियातन के तौर पर पहले ही विरोध अधिक ना हो, इसके लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। क्योंकि बजट सत्र, जैसा कि मैंने आपसे बताया, 22 फरवरी से शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर ने पहले से ही धारा 144 लगा दी है, ताकि बजट सत्र के दौरान किसी तरीके से बाहर किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो पाए। तो सरकार पहले से ही अपने आप को पूरा मजबूत करके चल रही है, विरोध नहीं होने देना चाहती है। इसको लेकर के ये तय माना जा रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा तो होगी, लेकिन सरकार अपनी बातों पर अडिग रहेगी और बहुत कम संभावना है कि महंगाई को लेकर के वह कुछ कठोर निर्णय और कड़े निर्णय ले। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो टैक्स वसूला जाता है वो एल्कोहल और दूसरा आपका है ये पेट्रोलियम ईंधन। इसके रेट सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है। एल्कोहल पर वसूलना जायज है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो आप पेट्रोलियम ईंधन पर जो टैक्स लगाते हैं वो उसका भी अधिभार आपको इसी पर ला देना चाहिए और इस पर अधिक से अधिक टैक्स वसूलना चाहिए। लेकिन पेट्रोलियम ईंधन पर जो टैक्स सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वसूला जा रहा है वह लोगों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि वह अन्य राज्यों की तुलना में और कई जो हमारे कच्चे सामान है उनको वो महंगा करता है। जिस तरीके से सब्जी के रेट आपको मिलेंगे और जो तमाम खुले जो घरेलू सामान है जो खुले में बिकते हैं उनके रेट अन्य राज्यों की अपेक्षा आपको मध्य प्रदेश में अधिक मिलेंगे, क्योंकि राज्यों में जो चीजें आपस में आयात होती है वह वहीं के पेट्रोलियम ईंधन से खरीदती है, जिसकी वजह से उनके जो खुले रेट हैं वह अन्य सामान की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को निश्चित तौर पर यह देखना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल की भी बात करें तो राजस्थान के बाद हमारा एरिया सबसे अधिक बड़ा है। तो जब हमारा एरिया सबसे अधिक बड़ा है तो सबसे अधिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत भी मध्य प्रदेश को है। ऐसे में हमें पेट्रोल और डीजल के लिए रेट पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। जी विशाल, बिल्कुल, इन सब चीजों पे आपने बहुत बड़ी बात बताई कि जो पेट्रोल पे आप तमाम टैक्स लगा रहे हैं उन्हें शराब भी क्यों नहीं लगा देते। लेकिन अवधेश, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शराब बंदी को लेकर भी इकरार है। आबकारी मंत्री कहते हैं कि हम होम डिलीवरी शुरू करवाएंगे, वही सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री कहती है कि शराब बंदी मैं करवाऊंगी मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं रार देखने को मिलती है। अवधेश, माफ कीजिएगा विशाल, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अवधेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने बताया कि जिस तरह से पेट्रोल पे जो टैक्स लगते हैं उसको शराब में लगा देना चाहिए, शराब पे जितने टैक्स और हो सके वो भी लगा देने चाहिए। लेकिन एक तरफ अगर बात की जाए मध्य प्रदेश और शराब, इसका बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन अगर बात की जाए तो आबकारी मंत्री कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसी नीति बनाऊं कि होम डिलीवरी की जाए शराब की, और उमा भारती कहती है मैं चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में शराब बंद कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आपसी नेताओं में कई बार दोहरा रवैया देखने को मिलता है। आबकारी से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है और जिस तरीके से देखिए उस पर टैक्स आप वसूलिए, खैर उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क लोगों को नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह जो पीने वाले लोग हैं वह तो पीते ही हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो आम राहत वाली चीजें हैं, जो साधारण जिंदगी व्यक्ति जीना चाहता है, जो 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाता है, वह व्यक्ति कैसे जीवन यापन करेगा? आप अगर, हाँ ठीक है, आप उसके रेट इतने ज्यादा बढ़ा देते हैं कि 10,000 वाला व्यक्ति
शराब नहीं पी पाएगा, तो यह फायदेमंद बात है। लेकिन पेट्रोलियम ईंधन जो है, जो डीजल है, पेट्रोल है, वह डलाए बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। सब्जी खरीदे बिना उसका काम नहीं चलने वाला है, दाल खरीदे बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। तो जरूरत और रोजमर्रा की जो चीज है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वह आप आयातित करते हो, वह आप कहीं ना कहीं से लेते हो, तो उस पर जो है पेट्रोलियम ईंधन के अधिभार का जो रूप है वह उसमें दिखाई देता है। तो जो साधारण तबका है, जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति है, जो रोज मजदूरी करके 300 कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस बार हालांकि देखने को यह मिल रहा है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि सरकार ने एहतियातन के तौर पर कलेक्टर के थ्रू अविनाश लावनिया ने पहले ही धारा 144 लगा दी है ताकि लोग विरोध न कर पाए। लेकिन फिर भी अब इस बार राज्य के जो लोग हैं वो बड़े ही जागरूक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह यह मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर चीजों की महंगाई दर जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। हम सेंट्रल में पड़ते हैं, हम बीचों बीच है, तो कहीं भी राज्य से आयातित होता है चीजें तो वह यहाँ तक पहुंचती हैं और यहीं से होकर के गुजरती है। तो अब जो है मध्य प्रदेश सरकार को इस ओर निश्चित तौर से इस बार ध्यान देना पड़ेगा, और लोग के साथ साथ कांग्रेस भी इस पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। 20 फरवरी को भी दोपहर 2 बजे तक मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है। तो 20 फरवरी को ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य के लोग कांग्रेस के इस आंदोलन में कितना भाग ले रहे हैं। इसके आधार पर ही यह तय हो जाएगा कि अब प्रदेश सरकार उस ओर कितना ध्यान देगी और महंगाई को कितना कम करेगी। देखो देश महंगाई को कितना कम करेगी और कांग्रेस के आंदोलन में कितने लोग जुड़े। आप सब बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं लखनऊ से।
उससे पहले आपको बात बता दें, कई राज्यों में बजट सत्र शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के कई राज्यों में बजट सत्र शुरू। एमपी में 22 फरवरी को होगा शुरू। अगर आपकी बिहार और यूपी की बात करें तो आज बिहार में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और यूपी में आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए हर सरकारों ने पूरी कोशिश कर ली है, पूरी तैयारियां कर ली है। अगर बात की जाए विपक्ष की तो यूपी को हटाते अगर तो बिहार में विपक्ष पूरी ताकत के साथ सरकार का विरोध करने के लिए सदन के अंदर प्रवेश कर चुका है और कटआउट और जितनी तमाम चीजें हैं, जितनी वायदे किए गए थे, जितनी सारी चीजें याद दिलानी थी सरकार को, वो सब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष पहुंच गए हैं। सबसे पहले राजीव आपके पास आएंगे। अगर बात की जाए बिहार की तो कहीं ना कहीं अब बिहार में तेजस्वी युग का उदय है। लालू युग आया, उसके बाद अब ये तेजस्वी युग है, जो नीतीश कुमार से सीधे बैर ले रहे हैं, सीधे उनको जवाब पूछ रहे हैं उनसे कि आपने ये वादा किया, ये कब पूरा होगा। आज मुझे जितनी उम्मीद है पहला दिन बहुत हंगामेदार होने वाला है और दूसरी बात तेजस्वी यादव डटकर विपक्ष का परचम मजबूत करेंगे। देखिए विशाल जी हम एक बात बता दें कि आज कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी मजबूती से खड़ी है और पूरे एकजुट होकर आज सरकार का विरोध करेगी। लेकिन वहीं एक बात बता दें कि आज तेजस्वी यादव के आप एक तरीके से संरक्षक कह लीजिए या तो राजद के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव की आज जमानत याचिका सुनवाई होने वाली है रांची हाईकोर्ट में। बहुत बड़ा अभी देखने को है कि तेजस्वी यादव उससे भी अपनी टकटकी लगाए हुए हैं कि उनके पिताजी को कहीं जमानत मिल जाए, इस बात भी जमानत मिल जाए। वहीं से अभी नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि सदन में पहली बार चुनाव जीतकर आए साथियों को विशेष स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विकसित बिहार और सपने को पूरा करने के लिए हम सब एकजुट होंगे। नीतीश कुमार शुभकामनाएं देते हैं जो नए अभी विधायक बन के आए हैं और उनको कहते हैं कि कहीं ना कहीं विकसित बनाने के लिए हम एकजुट होकर काम करेंगे। विपक्ष को भी एक तरीके से एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष कितना एकजुट होता है इस बजट सत्र को लेकर। कहीं ना कहीं की जो बजट सत्र है वो एक तरीके से तेजस्वी यादव और जितने भी तमाम नेता है कहीं ना कहीं बहुत तैयारी कर चुकी है, क्योंकि ये बजट सत्र इतने मुश्किल भरे नीतीश कुमार के लिए होगा कि वो एक तरीके से वो कोई भी जो भी अपना बजट देंगे वो पिछला जो भी चीज है उनको गिनाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके जितने भी साल हुए हैं अपने राज्य किया है उसमें क्या क्या किया है। और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जैसे पेट्रोल के दाम तो कहीं ना कहीं और गैस के दाम कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार के लिए चिंताजनक है कि हम इस पे क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन सरकार भी बार बार कहती है कि हम इस पे तैयारी कर चुके हैं। और आज वही जदयू कार्यालय में की जाएगी और ऊपर से आज भाजपा के भी जो विधायक दल के बैठक तारकिशोर प्रसाद करेंगे तो वो भाजपा के नेता है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके का ये हालत विधानमंडल के दोनों सदनों में किस तरीके की कार्रवाई चलती है। विशाल सारे राज्यों की सरकारों को बड़े परेशानी में डाल दिया है। अगर बात की जाए तो वो चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो और वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर क्योंकि पेट्रोल और डीजल आमजन से जुड़ा एक ऐसा चीज है जिसको डेली में प्रयोग किया जाता है। बात अगर सब्जी की हो, बात किसी भी चीज की हो, अगर डीजल के भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो सब्जी, अनाज, इन सब पे इस पे जोर पड़ता है। अनिकेत, तो कहीं ना कहीं इस बजट में किसी और चीज से ध्यान हटाकर पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित रखा गया है, मुझे लग रहा है। देखिए बिल्कुल विशाल, आज आधुनिकता के इतनी बढ़ चुकी है कि बिना गाड़ी के किसी को चलना किसी के लिए मुनासिब नहीं है। चाहे ट्रांसपोर्टेशन को देख ले तो चाहे कोई भी माध्यम हो, ट्रकों का माध्यम हो या फिर ट्रेन का माध्यम हो या फिर अन्य माध्यम हो, तो आज आधुनिकता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल की खपत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। वहीं जो सब्जियां जो आयात होकर आती हैं बाहर से, तो उन पर अगर लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में सिर्फ बढ़ोतरी होती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि सब्जियों के दामों में या फिर खाद्य पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा जो विषय है जिस पर चर्चा, जिस पर बहस होनी चाहिए और जिस पर ये प्रयास होना चाहिए कि उसके दाम कम करे जाए, वो पेट्रोल डीजल ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घूम के देखा जाए तो पूरी चीज केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल ही है।
बढ़ती महंगाई का कारण हो। तो इस पर विचार जरूर करना चाहिए मौजूदा सरकार को। और बात की जाए अगर विपक्ष की, तो विपक्ष का जो विरोध है वो विरोध भी कहीं ना कहीं इसी को केंद्रित होकर रखना चाहिए और इस पर जरूर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, विचार जरूर प्रदेश सरकार करना चाहिए कि पेट्रोल डीजलों के दामों में कैसे इनमें कमी लाई जाए। लगातार जो दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उन्हें कैसे कम किया जाए, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। और यकीनन तौर पर अगर इस पर विचार किया जाता है और पेट्रोल डीजलों के दामों में अगर गिरावट आती है तो जरूर महंगाई कहीं ना कहीं कम जरूर होती दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल अनिकेत, हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्टेट हेड भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, अगर आपके पास आओ, अभी एक हम लोगों ने कुछ देर पहले एक कार्टून दिखाया था, अपने टीवी दर्शकों को दिखाया था, जिस तरह से कि एक माँ कार्टून के जरिए कह रही है अपने बच्चे से कि बेटा परेशान मत हो, पापा जब पेट्रोल के दाम कम होंगे तुम्हारी साइकिल तुम्हें वापस कर देंगे। ये हकीकत है, ये कार्टून नहीं, ये हकीकत है अवधेश भाई। जिस तरह से अगर देखा जाए लगातार पेट्रोल 100 रुपए के पार, और आप तो भोपाल के हैं, आपको खुद 2 दिन पेट्रोल नहीं मिला होगा जब मध्य प्रदेश में 2 दिन पेट्रोल की बिक्री बंद करनी पड़ी क्योंकि 3 डिजिट मीटर नहीं था। अवधेश जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर इस तरह से जब कोई भी घटना होती है तो तमाम तरह के मीम्स सामने आते हैं और एक हमने शतक लगाते हुए भी कई जगह ये मीम्स भी सामने आया। और जिस तरीके से आपने बताया कि कहती है कि बेटा जब काम कम हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह तय माना जाना चाहिए कि अब पहले जो है बच्चों को 18 साल की उम्र पार करते ही गाड़ी गिफ्ट कर दी जाती थी, लेकिन अब वह नहीं होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं तो यह लोगों के लिए बड़े ही लोगों के लिए एक नुकसान वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर एक तरीके का मैंने आज पूरा एनालिसिस किया था, रिसर्च किया था, तो उसमें एक बड़ी बात निकल करके सामने आई कि पिछले 1 साल में कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो उनकी कीमतों में तो काफी गिरावट आई है, लेकिन सरकार जैसे जैसे कीमत में गिरावट आती गई है और सरकार ने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया तो उधर तो रेट कम होता रहा लेकिन यहाँ पर टैक्स बढ़ता रहा, जिसकी वजह से आम आदमी को कोई रियायत नहीं मिली जो वाकई में मिलनी चाहिए। पिछले 1 साल में अगर बात करें तो जनवरी में करीब जो है 19 रुपए 98 पैसे जो है सरकार यानी कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, लेकिन इस साल वही 13 रुपए बढ़ करके लगभग 32 रुपए 98 पैसे हो गए हैं, जिसकी वजह से जो पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए वो कम ना हो करके बल्कि बढ़ने लगा है। ये एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद फिर राज्य सरकार अपना वैट लगाती है, फिर कमीशन होता है, फिर सेस लगाती है, तो इन सबको करके अगर हम बात करें तो पेट्रोल के बेस मूल्य पर लगभग 180% और डीजल के बेस मूल्य पर लगभग 140% टैक्स वसूला जाता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक है। यहाँ तक कि हम नेपाल में पेट्रोल निर्यात देते हैं, पेट्रोल को हम भेजते हैं, लेकिन वहां पर पेट्रोल और डीजल के रेट हमारे भारत से कहीं सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सरकार टैक्स कम लगाती है। अमेरिका की बात करें तो वहां केवल 20% है, जर्मनी की बात करें तो केवल 65% है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ से सस्ता पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। इस ओर से हमें सोचना चाहिए क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, बहुत कुछ महंगाई दर को कम किया जा सकता है और एक आम आदमी की जो जिंदगी है उसको सरल बनाया जा सकता है। जी विशाल, बिल्कुल नेपाल की बात आपने करी, भूटान को भी हम ही लोग देते हैं तेल, उसके बाद भी वहाँ पैसे कम है। पाकिस्तान हमारा बिल्कुल प्रतिद्वंदी है, वो कहीं से भी हमारे टक्कर का नहीं है, लेकिन पेट्रोल के मामले में अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के रेट वहाँ बहुत कम है। हम लोग एक विकासशील देश है, लेकिन क्या सारा विकास पेट्रोल और डीजल से ही निकलेगा? अगर बात की जाए 85-86 दिन से किसान बैठे हुए हैं, जो खेती है उसमें कितना वो डीजल की वो भी मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। और इतना ज़्यादा कोरोना काल में, मैं मान रहा हूँ अर्थव्यवस्था बिगड़ी है कोरोना काल में, लेकिन क्या सारा जो ठीकरा है वो हम ही लोग पे फूट जाना चाहिए? मतलब मिडिल क्लास पे ही फूट जाना चाहिए? क्या ये सांसदों को जो गाड़ी दी गई है इनको साइकिल दे दी जाए, इनसे कह दिया आप मेट्रो से आइए, मेट्रो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, दिल्ली में लखनऊ में भी मेट्रो चलती है, बस के सफ़र कर लें। लेकिन इनके तो सारे भत्ते हैं, इनको आईपैड तक दिला दिए जाते हैं। अरे कोई विधायक आईपैड लेने के बाद उनकी ट्रेनिंग भी होती है, आईपैड की ट्रेनिंग होती है क्या कि कहीं पे? अनिकेत, अरे भैया यहाँ फोटो लेना बहुत मुश्किल है। अंकित, आपको क्या आवाज आ रही है? आप फोटो नहीं, हम फोटो लेने आए, अंकित आपको मेरी आवाज आ रही है?
लगता है अनिकेत से आवाज नहीं पहुंच पा रही। अवधेश भाई आपके पास होगा, यूपी में अगर बात की जाए या एमपी की बात की जाए, इतना पेट्रोल का रेट हाई है, पूरे देश में हाई है, उसके बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भत्ते मिल रहे हैं तमाम तरीके के, तो उनकी गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे उतना तेल डलवाते रहेंगे। आम जन जो 10,000 12,000 15,000 कमाने वाला है, अगर उसने एक गाड़ी लेके गलती कर दी है, गाड़ी लेके अच्छा काम नहीं किया आज के टाइम पे, गलती कर दी है, तो क्या वो भूल जाए कि गाड़ी में कभी 50 रुपए के ऊपर तेल डलवा पाएंगे हम? अगर 50 का तेल डलवा देंगे तो रात में आटा लेके कौन जाएगा या सब्जी लेके कौन जाएगा? इन सब पे जवाब कोई सरकार नहीं देती है, बस वो बता देगी कि भाई साहब हमने इतना कर दिया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारे विधायक जी आएंगे, वो जा कह रहे मैं सदन में आपकी बखिया उधेड़ दूंगा, और वहां जाते तख्ती लेके वापस आ जाते हैं। अवधेश लगता आवाज नहीं जा पा रही, आपको बता दें बड़ी खबर हम लोग बता रहे थे, देश के कई राज्यों में बजट सत्र शुरू होना है और यूपी में भी बजट सत्र का दूसरा दिन है। कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। अगर बात की जाए तो बिहार में भी हंगामेदार सदन होने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 22 फरवरी को वहां पे भी बजट पेश होना है, लेकिन तमाम सरकारें जहां जहां बजट पेश होना है या नहीं भी होना है, उनके लिए चिंता का विषय सिर्फ एक ही बना हुआ है, वो है पेट्रोल और डीजल। अब पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल एक बात नोट करनी पड़ेगी कि पेट्रोल और डीजल के जब तक रेट कम नहीं होंगे तब तक महंगाई नहीं कम होगी। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब पेट्रोल डीजल के जो जितने वैट टैक्स और तमाम तरीके जितने फीसदी आपने लगा रखे हैं टैक्सेस, उनको हटाना पड़ेगा, आपको तमाम ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। अध्यक्ष मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अगर देखा जाए कि जनप्रतिनिधि हमारे जो होते हैं वो आते हैं, जब लोगों से रूबरू होते हैं जिनसे उन्होंने वोट मांगा है, उनसे तमाम बातें करते हैं, कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बजट सत्र आने दीजिए या कोई सत्र आने दीजिए, मैं सरकार की बखिया उधेड़ दूंगा, सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा, मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगी सरकार। और जब सदन की बारी आती है तो पहले ट्वीट कर दिया जाएगा कि आज देखिएगा क्या होगा, शुभकामनाएं कर दी जाएंगी, उसके बाद वहां जाके तख्ती गले में टांगी, मैं विरोध करता हूं और वॉकआउट कर लेता हूं। तो ऐसे अगर आप सदन में जाएंगे तो क्यों ही जा रहे हैं? आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और हमारा वोट तो बर्बाद हो ही गया है। अवधेश जी बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि जब वोट लेने आते हैं तो तमाम तरह के लोग लुभावने वादे भी करते हैं, लेकिन ये पेट्रोल या डीजल का रेट एक ऐसा मुद्दा हो जाता है कि एक आम आदमी को, एक साधारण आदमी को ये लगने लगता है कि मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक आम हितग्राही जो है वो अपना फायदा सोचता है, वो अपने लोकल का जो चीजें हैं वो देखता है कि लोकल की सड़क नहीं बनी है, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो उन तक जो उनके लोकल कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो विधायक होते हैं, आम जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सीमित हो जाते हैं। इस बड़े मुद्दे पर लोगों को ये देखना होता है कि वो मध्य प्रदेश में 22 फरवरी को बजट पेश होना है। अवधेश आप अपनी बात पूरी करें। जो मुद्दे होते हैं वो उनसे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रखता है कि हमारे ऐसे में ये मुद्दे, क्योंकि एक साधारण आदमी को बतौर नागरिक ये लगने लगता है कि भैया मैं अकेले तो डीजल या पेट्रोल के रेट को कम नहीं करवा पाऊंगा, मेरे अकेले के करने से क्या होगा। तो ऐसे में पूरे राज्य को, पूरे विपक्ष को एक मजबूती के तौर पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि डीजल या पेट्रोल से केवल यातायात या यात्री वाहन ही नहीं होते हैं, डीजल से किसान का ट्रैक्टर भी चलता है, डीजल से किसान की वो मशीन भी चलती है जिससे वह सिंचाई करता है। तो एक तरीके से डीजल अगर हम देखें तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ निर्भरता हमारे एक दैनिक जीवन पर है, क्योंकि किसान को अगर ट्रैक्टर में चलाने वाला तेल महंगा मिलेगा, किसान को सिंचाई करने के लिए मशीन में डालने वाला डीजल महंगा मिलेगा, तो उससे एक फसल पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वह फसल जब बेचता है, जब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ले जाया जाएगा,
तो उसको जो कि ट्रक ड्राइवर होगा या जो निर्यात किया जा रहा है उस वाहन को डीजल या पेट्रोल के रेट अधिक महंगे मिलेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो किराया यानी कि भाड़ा अधिक लेगा। अब जब वो भाड़ा अधिक लेगा तो बिकने वाले सामान का रेट अधिक हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम डीजल और पेट्रोल को देखें तो सामान्य तौर पर हर एक तरह से जनजीवन को प्रभावित करती है। तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ की निर्भरता है। लेकिन आम आदमी को यही लगता है कि मेरे अकेले के करने से शायद डीजल या पेट्रोल के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वह विधायक से भी वह अपेक्षा नहीं करता है। वह अपेक्षा करता है नेतृत्व करने वाले मुखिया से, चाहे वह केंद्र सरकार से हो चाहे वह राज्य सरकार से हो, क्योंकि उनके हस्तक्षेप से ही डीजल पेट्रोल के रेट कम होंगे और डीजल पेट्रोल के सेस पर कुछ आपको कमतरी मिलेगी और फिर आम जनमानस को उसका जो है फायदा मिल पाएगा। जी विशाल। बिल्कुल राजीव, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कृषि प्रधान राज्यों की जब बात होती है तो बिहार का भी नाम आता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब की बात आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब डीजल के रेट बढ़ जाएंगे तो जो कृषि से चीजें आने वाली हैं, अनाज आने वाला है, वो कहीं ना कहीं अपने आप बढ़ जाए, क्योंकि ट्रैक्टर के में प्रयोग होने वाला डीजल जब बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं किसान अपनी चीज महंगी करके बेचेगा। राजीव, एक बात हम कह दें, किसान से लेकर आम जन के भी लोग हैं जो बहुत ऐसे हैं कि बहुत पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनका पेट्रोल की यूज करते हैं। वैसे हम अपनी ही बात बता दें पत्रकार, हम भी पेट्रोल भराते हैं, जैसे 100 रुपए हो गए, काफी महंगा पड़ रहा है, हम लोग को भी चलने में महंगा पड़ता है। तो किसान तो बहुत ही एक तरीके से मान के चलिए कि उनको हर एक चीज के लिए अगर डीजल की आवश्यकता पड़ती है, फिर पानी के लिए आवश्यकता पड़ती है, उनको तमाम ऐसे घास महंगे हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर एक चीज के खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ जाते हैं, उससे आम जनमानस को भी मुश्किलें, मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं, क्योंकि वो महंगा सामान खरीदेगा, महंगा उसके सामान आएंगे, क्योंकि जो भी होना होता है ट्रक से होते हैं। डीजल के दाम बढ़ने से वो तमाम चीजें जो डीजल महंगी हो जाएगी तो सामान जो आने में जो दाम बढ़ेंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रभाव आम लोगों पर, किसान पर और कृषि जितने भी कार्य होते हैं उन पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वहीं जब केंद्र जब इस पे भाजपा से पूछा जाता है तो भाजपा एक तरीके से कह देती है कि ये हमारा नहीं काम है, ये एक तरीके से पेट्रोलियम विभाग ही इसका पेट्रोल जो भी बेचते हैं उनका ही दाम बढ़ाया जाता है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसमें दाम न बढ़ाते हैं न घटाते हैं। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी एक तरीके से अजन्य सफाई है, लेकिन ये सफाई कब तक पचती है और कहीं ना कहीं आम जनों को एक तरीके से ये सुविधा दे पाती है। लेकिन देखिए आम लोग भी तो समझ रहे हैं कि पेट्रोल के दाम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरीके से घातक साबित हो रहा है, क्योंकि वो एक सीमित दायरा होता है। जैसे 10,000 रुपए कमाने वाला हो वो भी कितने खर्च करेगा, कितना पेट्रोल भराएगा, अगर हर एक दिन का 100 रुपए हो तो उसको भी 3,000 रुपए और भी खाद्य पदार्थ के होते हैं 5,000 रुपए पड़ते हैं, तो वो भी नहीं उतने उसमें चल पाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये हर एक आदमी को हो, बड़ा हो या छोटा हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से प्रभावित होता ही है। और इसको लेकर के सरकार को सोचना चाहिए और विपक्ष भी इसको लेकर मुद्दा बना रही है खड़ी, और विपक्ष इसको लेकर विधानसभा में आज विधानसभा जब शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं उसको एक लेकर मुद्दा बनाएंगे। सब तमाम बीजेपी हो या जदयू हो, उनको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आम जनमानस की एक दुखी रथ पे आप पर आप खो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये अब केंद्र सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए कि पेट्रोल के दाम कम से कम करने चाहिए, करवाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है और जरूरी आवश्यकता की चीजें इससे पूर्ति होती है। विशाल, बिल्कुल अवधेश, आपने जो संवाददाता है पटना से जुड़े हुए, उन्होंने बताया कि क्या कहा जाता है, ये काम बीजेपी या किसी सरकार का नहीं, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का हर जगह का, हर पेट्रोल पंप पे धर्मेंद्र प्रधान आएंगे कि भैया लीजिए, हम कह रहे हैं आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अजीब बात करते हैं बिहार, मतलब कुछ भी कहने को मिल जाएगा, कुछ भी बोल देंगे। अवधेश, विशाल आपकी आवाज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अवधेश, मैं ये कह रहा हूं कि अभी अपने बिहार के हमारे संवाददाताओं को सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ जब विपक्ष सवाल कर रहा था तो उन्होंने कहा ये सब पेट्रोलियम मंत्रालय से तय होता है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। ये कहां तक सही है? मतलब 180%
भी बोल सकती है। सरकार जब पावर में रहती है तो सब कुछ उनके हाथ में रहता है। ये केवल एक राज्य के हालात नहीं है, ये सभी राज्यों के हालात है। जैसा कि आज मैं मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो विपक्ष ने जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि अनूपपुर में पेट्रोल शतक पार कर चुका है, 100.34 रुपए का मिल रहा है। अब पूरी महंगाई जो है चरम पर है, इस तरीके से है। तो किसी ने सवाल किया मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके पास अब कोई काम बचा नहीं है, वो केवल ट्वीट कर रहे हैं। हमें शासन चलाना है तो हम शासन चला रहे हैं। तो इस तरीके से सवाल को दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति बिहार में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार जब पावर में होती है तो कुछ भी कर सकती है और उसको अधिक से अधिक टैक्स वसूलना है, अपना कोष भरना है। सामान्य आदमी का कोष की हालात क्या है वह देखने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। सरकार को लगता है, सरकार का ये दावा है, सरकार का ये पक्ष है कि कोरोना काल में हमारा कोष खाली हो चुका था, अब हमें विकास करना है, तो विकास करने के लिए हमें पैसा चाहिए। अरे साहब, जब आपकी आम जनता विकास करेगी, जब आप आम जनता को शोषित करोगे, वह अंग्रेजों वाला युग तो रहा नहीं कि आपको लगान वसूलना ही वसूलना है, आप कोड़े मार करके लगान वसूल लोगे। एक तरीके से अगर हम कहें तो ये इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। कोड़े तो नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जिस तरीके से कोड़े की मार एक आम जन पर पड़ रही है वह उससे कम नहीं है, वह उससे कम घाव नहीं दे रही है जो पिछले समय में कोड़ों की मार रही होगी। तो अब इस सरकार को निश्चित तौर पर यह सोचना चाहिए कि जब पूरा विश्व इतना कम टैक्स वसूल करके पेट्रोल और डीजल दे रहा है तो उनका भी तो शासन काल चल रहा है, वह भी तो विकसित देशों की श्रेणी में है, वह भी तो विकासशील देशों की श्रेणी में है। तो क्या हमारा सरकार का पूरा रेवेन्यू केवल पेट्रोल और डीजल के ही रेट पर रह गया है और किसी तरीके से रेवेन्यू नहीं वसूला जा सकता है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की खपत आम आदमी के जीवन में अब जरूरी हो गई है। जैसे मैंने मध्य प्रदेश की बात करी तो यहाँ पर औसत प्रति व्यक्ति जो है 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत अधिक है। तो इसी तरीके से पूरे विश्व में भारत का भी क्षेत्रफल है, भारत के लोग भी अब गाड़ियां उपयोग करते हैं और तमाम आम जन में भी अब जरूरत की चीजों में भी पेट्रोल उपयोग होता है। कई ऐसी जगह है, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की, सिंचाई के लिए किसान को जरूरत है, डीजल में आपको ट्रैक्टर चलाने के लिए किसान को जरूरत है। तो अब ऐसे मौके में पेट्रोल और डीजल के रेट निश्चित रूप से आपको कम करने चाहिए। जैसा मैंने आपसे बताया कि 180% देश मूल्य से अधिक जो है कीमत वसूला जाता है। तो हमें और राज्यों की तुलना और जो है राष्ट्रों की तुलना करनी चाहिए कि और राष्ट्र किस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर कम टैक्स वसूल करके भी अपने राज्य की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेटों को कम करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान सरकार पहले भी पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर और महंगाई के मुद्दे को लेकर के ही शासन में आई थी और अब वही स्थितियां वह दोबारा से उत्पन्न करती जा रही है, उसी तरीके की स्थितियां वो उत्पन्न करती जा रही है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पहले की अपेक्षा में तेल की कीमत कम हो गई है, पेट्रोलियम ईंधन की कीमत कम हो गई है। तो अब सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और निश्चित तौर पर अब राज्य की बेहतरी के लिए, आम नागरिकों की बेहतरी के लिए कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जी विशाल, बिल्कुल कठोर कदम उठाने पड़ेगा और थोड़ा ये पेट्रोल और डीजल पे ही सारा विकास ना किया जाए, कुछ थोड़ा विकास शराब की दुकानों से भी लिया जाए, थोड़ा विकास जरा उन भूमाफियाओं से भी लिया जाए जो कितना पैसा दबा के बैठे हैं, कुछ थोड़ा विकास उनसे भी लिया जाए। ये सब सारा विकास से पेट्रोल डीजल में ना लगा दे कि पूरा विकास मुझे वहीं से चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आज बात करें देश में किस तरह से महंगाई पूरी चरम पर है। जहां एक और नारा लगता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार तमाम नारे लगते थे, लेकिन अब की बार तो कहना होगा कि बहुत ही महंगाई की मार, अब कैसे इससे बचे सरकार को बचना होगा, वो कोई भी राज्य की हो। जिस तरह से आम जनमानस पर पेट्रोल और डीजल की लगातार मार पड़ रही है, इससे बचने के लिए जिन जिन राज्यों में बजट आना है उन पे खासा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि पेट्रोल और डीजल के लिए सरकारें क्या करती है। क्या जो अपने लगे हुए टैक्सेस है उन्हें कम करती है, जैसे छत्तीसगढ़ ने कम किया, एक उन्होंने रोल मॉडल प्ले किया, या जो भारत को भी उन राष्ट्रों से भी सीखना चाहिए जैसे जहां पर पेट्रोल के दाम बेहद कम है, लेते वो भी वही थे जहां से आप ले रहे, लेकिन दाम वहां पर कम है, तो वैसी कुछ पॉलिसी यहां पर भी लानी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।